हेलो दोस्तों, आपका सिमेंटिक टैक्सेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्रेडिट टैक्स। एक्रेडिट टैक्स प्रोविज़न 2016 में लाया गया। 2016 में ये प्रोविज़न जो लाया गया वो एनजीओ को एप्लीकेबल होता है, पर ये अपने आप में एक खास टैक्स है। जो हमने आज तक टैक्स का नाम सुना है वो केवल और केवल इनकम पर लगते हुए हैं। तो ये अपने आप में खास इसलिए है कि ये इनकम पर न लगकर आपकी असेट के ऊपर लगता है। आपने जो असेट बेस बनाया, जिस दिन आपने 12A का रजिस्ट्रेशन लिया था, 12AB का रजिस्ट्रेशन लिया था, और आपने जब वो रजिस्ट्रेशन आपका विड्रॉ हो गया, किसी भी रीजन से विड्रॉ हो गया, वो हम आगे देखेंगे, तो उस टाइम पर जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया तब आपने ये प्रॉमिस किया कि हम इसको चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो उन्होंने वो सारी आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। पर इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया और उसको कुछ टाइम बाद जब विड्रॉ कर दिया आपकी एग्जेम्पशन को, तो वो जो प्रॉमिस था वो फुलफिल नहीं हो पाया। क्या बोलेंगे हम? एक्रेडिट टैक्स, जो कि आपके उस असेट बेस के ऊपर लगेगा जिस टाइम पर आपने उसका फायदा उठाया था। क्या इंक्लूड करेंगे, क्या रेट ऑफ टैक्सेस है, ये सब हम आगे समझेंगे। तो ये एक तरह का एग्जिट टैक्स होता है। एग्जिट टैक्स इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप चैरिटेबल थे तब आपको एग्जेम्पशन थी, आप चैरिटेबल नहीं हो तो आपकी एग्जेम्पशन भी खत्म हो गई। उसको एग्जिट मतलब आपने जो उस टाइम पर असेट बेस क्रिएट किया, एक कैलकुलेशन के हिसाब से उसके ऊपर आप अपना टैक्स दे दीजिए। क्या प्रोविजन है ये हम देखेंगे, जैसे कि सेक्शन 115 TD अप्लाई कब होता है, एक्रेडिटेड इनकम का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ टैक्स मेथड, कौन सी असेट लेनी है, कौन सी लायबिलिटी लेनी है, किस तरह से उसकी FMB कैलकुलेट करेंगे, ड्यू डेट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर लेट पेमेंट की, नॉन पेमेंट पर क्या होगा, डीम टू बी एसेसी इन डिफॉल्ट किसको माना जाएगा, और कुछ ऐसे इश्यूज जिनका भी जवाब आना बाकी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 115 TD अप्लाई कब होता है। तो 115 TD मैंने आपको जैसा कि बताया कि अप्लाई होता है तब जब आपका वो जो आपको एग्जेम्पशन मिली हुई थी आइदर 12A के अंदर और 12AB के अंदर, 1023C के अंदर डिफरेंट प्रोविजन है, 4th, 5th, 6th A के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिली हुई थी और वो एग्जेम्पशन हो गई खत्म। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू देम एंड अबव सेक्शन हैज बीन कैंसिल्ड, और ट्रस्ट ने कुछ ऐसा काम कर दिया, मॉडिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट्स में, जो कि अब उसको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती है, और ना ही उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की, और अगर किया भी था अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करने के बाद तो आपका वो रजिस्ट्रेशन हो गया रिजेक्ट। तो ये सिचुएशन बनी जिसके अंदर आपको 115 TD अप्लाई हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन आती है, ट्रस्ट मर्ज हो गया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता नहीं है, तो भी ये आपकी एग्जेम्पशन खत्म हो गई, एक्रेडिट टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। तीसरा, अगर आपने डिसोल्यूशन करना था, डिसोल्यूशन की कोई भी वजह हो सकती है, आप चलाने में असमर्थ हैं पर बंदे अवेलेबल नहीं हैं, या आपको उस हिसाब से डोनेशन नहीं आ रही, तो आपने अगर डिसोल्यूशन कर 12 महीने के अंदर अगर उसकी सारी असेटों को बांट दिया तब ठीक, नहीं बांटा तो लग जाएगा आपके ऊपर एक्रेडिट टैक्स। एक्रेडिट टैक्स का मतलब क्या होता है? एक्रेडिट टैक्स जैसा कि मैंने आपको बताया असेट बेस के ऊपर लगता है। तो असेट बेस मतलब टोटल FMB ऑफ द टोटल असेट एंड लायबिलिटीज, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, trust institution as on the specified date less the total liability of such trust as computed by the prescribed method under rule 17B। तो जो उन्होंने टोटल आपकी FMB है वो असेट की FMB और लेस टोटल लायबिलिटी आप करेंगे, जो कैलकुलेटेड मेथड दे रखा है उसके हिसाब से वो नेट आपकी असेट को निकालेंगे, उसके ऊपर MMR का रेट लगाएंगे। आइटम क्या क्या इंक्लूड करनी है जब आप एक्रेडिटेड इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं? तो आइटम आपको एक्सक्लूड करनी है वो जो आपने एग्रीकल्चर इनकम से, अगर कोई ट्रस्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम रही थी और कोई असेट बेस उससे क्रिएट किया था, वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूड हो जाएगी। वो आइटम एक्सक्लूड होगी कि जिस दिन से आपने ट्रस्ट क्रिएट किया और जिस दिन से आपने
रजिस्ट्रेशन लिया 12AB के अंदर, तो आपका ये जो बचा हुआ पीरियड 1/4/2021 से लेकर 30/6/2022 तक तो आपने कोई लाभ लिया नहीं 11-12 का, तो वो पीरियड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। और एक्सक्लूड हो जाएगा वो टाइम जब आपने दूसरे ट्रस्ट को अपनी प्रॉपर्टियां ट्रांसफर कर दी, वो प्रॉपर्टी आपकी एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम आपकी असेट को कैलकुलेट करते समय नहीं लेने वाले हैं। रेट क्या होता है? रेट होता है MMR। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का जो भी हाईएस्ट रेट लग सकता है वो इसमें रेट लगता है। MMR का जो रेट है वो हम इस तरह से निकालेंगे। टैक्स हाईएस्ट सरचार्ज 5 करोड़ के ऊपर 37% प्लस 4%, तो ये आ गया आपका 42.744%। ये इस तरह से MMR का रेट निकलेगा। जो एक्रेडिटेड इनकम आएगी उसके ऊपर MMR लगेगा और एक्रेडिटेड टैक्स निकल के आ जाएगा। कौन सी असेटों को लेना है? असेटों को लेना है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 115 TD, टोटल असेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन shall be सम ऑफ द टोटल असेट एज रिड्यूस्ड बाय द, कोई अमाउंट अगर TDS TCS एडवांस टैक्स पेड है जो कि आपको रिफंड के रूप में आ गया, वो माइनस कर दोगे, बाकी इसको एक्सक्लूड कर देंगे। कोई अगर ऐसा है कि जो अमोर्टाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंस दिखा रहा है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। लायबिलिटीज में क्या एक्सक्लूड करेंगे? लायबिलिटीज के अंदर इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि यहां पर हमें FMB लेनी थी। एसेट के अंदर क्या लेनी है? FMB। और हमें लायबिलिटीज के अंदर क्या लेनी है? बुक वैल्यू। तो मतलब ज्यादा मत्था पच्ची नहीं करनी पड़ेगी लायबिलिटीज के केस में, बट FMB आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर एक असेट के केस में। यहाँ पर असेट पूरी आप ले लेंगे, उसमें एक्सक्लूड करेंगे कैपिटल फंड कॉर्पस जो भी बोलेंगे उसको, रिजर्व एंड सरप्लस, एनी अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटीजेंट लायबिलिटी, रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन मेड टू मीट लायबिलिटीज, और TDS TCS की कोई अमाउंट अगर रही है तो उसे एक्सक्लूड, ये यहाँ नहीं, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हमारी असेट लायबिलिटी की कैलकुलेशन हो गई। स्पेसिफाइड डेट क्या होगी? जिस दिन हम एक्रेडिटेड टैक्स कैलकुलेट करेंगे, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल एज द केस में भी, डेट ऑफ अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डेट ऑफ मर्जर, डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जो हमने केसेस पढ़े थे उनके लिए स्पेसिफाइड डेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये FMB ऑफ द सेट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उनके फॉर्मूले हैं A + B - L × PV PE। A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है? बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट एक्सेप्ट TDS। FMB ऑफ द बुलियन ज्वेलरी प्रीसियस, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इस तरह से आप इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी अनकोटेड शेयर की, मतलब अनलिस्टेड शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोटेड शेयर के केस में आपको एवरेज लेना है लोअर और हायर का। अगर उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है तो एवरेज लेना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट का। इमोरल प्रॉपर्टी के केस में आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन या FMB विच एवर इज हायर। तो एनी अदर असेट के केस में FMB NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट। तो इस तरह से आप जो असेट्स हैं उनके FMB निकाल देंगे। लायबिलिटीज के निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी वो बुक वैल्यू पर ली जानी है। नेक्स्ट आता है, आपने समझ लिया कि किस वजह से आपको एक्रेडिटेड टैक्स लग रहा है, किस इनकम पे लग रहा है, किस रेट से लग रहा है। अब इसको पे कब करना है। अगर जो आपको उनमें से कोई भी कंडीशन अट्रैक्ट हो गई तो ये आपको जो पेमेंट करनी है, इसकी पेमेंट आपको करनी है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई अपील फाइल नहीं की तो 14 दिन के अंदर करनी है। अपील अगर फाइल की है तो 14 दिन फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एपलेट ऑर्डर, और उसने कंफर्म कर दिया आपका कैंसिलेशन, एपलेट मतलब आपके फेवर में नहीं है, तो जिस दिन एपलेट ऑर्डर आएगा। अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ गुड्स, नॉट अप्लाइंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट मॉडिफाई किया था जिसका आपको अब ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना है, तो एंड ऑफ द लास्ट ईयर। अडॉप्शन मॉडिफिकेशन के संबंध में आपने कोई अपील फाइल
नहीं की तो आपका ये जिस दिन अपील का टाइम एक्सपायर हो गया, मर्जर के केस में डेट ऑफ मर्जर और डिसोल्यूशन के केस में 12 मंथ्स का टेट होता है, तो उसके बाद आप ले पाएंगे। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने लेट फी, अगर इसको पेमेंट को लेट किया तो आपको देना होगा 1% का एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है इसके अंदर, कंपाउंड नहीं लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा जो चालू होगा। सच टैक्स वाज पेबल एंडिंग विद द डेट व्हेन द टैक्स वाज एक्चुअली पेड। ओपन इश्यूज क्या हैं कि एग्रीगेटेड टैक्स को कैलकुलेट करते समय एक असेसी इन डिफॉल्ट रह गया आपका। असेसी इन डिफॉल्ट में यहाँ पर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफिसर और ट्रस्टी, तो यहाँ पर ना जो मतलब जो इंस्टीट्यूशन तो है, इंस्टीट्यूशन के साथ साथ वो पर्सन भी रेस्पॉन्सिबल है, तो वो भी डीम्ड टू बी डिफॉल्ट माना जाएगा अगर वो इसकी पेमेंट नहीं करता है। और लायबिलिटी एक केस और है कि अगर डिसोल्यूशन हुआ था और किसी ट्रस्ट को लायबिलिटी ट्रांसफर, किसी ट्रस्ट को असेट ट्रांसफर हुई थी और दूसरे वाले ट्रस्ट जिसने ट्रांसफर किया था उसके ऊपर लायबिलिटी निकल आता है, तो जो जिसने रिसीव्ड किया था उसकी जो लायबिलिटी है पेमेंट करने की वो वहां तक है जितनी उसने प्रॉपर्टी रिसीव की थी। तो ये हमारा एग्रीगेटेड टैक्स के प्रोविजन थे। ओपन इश्यूज क्या हैं कि कॉर्पस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जो टैक्स अर्नड है, इनकम चार्जेबल इन द, देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स इवन इफ डीम्ड इनवैलिड, दस द इंस्टीट्यूशन विल हैव टू। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे टैक्स ऑलरेडी पे करती है, एनोनिमस डोनेशन पर करती है, बिजनेस एक्टिविटी, टैक्स फॉर वायलेशन, इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड, टैक्स फॉर फॉरफीचर एग्जेम्पशन, प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू ट्रस्टी बोर्ड मेंबर। तो बेसिकली क्या है, जब उसने इनकम पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया और उसके बाद आप उसको दोबारा से टैक्स ले रहे हो तो एक तरह से उसको ना डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल देयर इज ए नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस संबंध में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।